देखिए फिस्टुला जो है तो भगंदर एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ है। उसका जो है प्रिवलेंस रेट बहुत ही हायर है जी। और इसका एक जो लैटिन के रास्ते से अलग इसमें एक रास्ता बन जाता है। शुरुआती तौर में यहाँ पर सिर्फ पेन की कंप्लेन होती है, फिर फोड़ा लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, बाद में बार बार फूटता है और बंद हो जाता है, जिसमें से पस, मवाद, खून आने लगता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मॉडर्न थेरेपी जो यूज़ कर रहे हैं जिसमें बार बार लोगों को सर्जरी के लिए जाना पड़ता है, एक बार का कोई परमानेंट सोल्यूशन आपको उसमें नहीं दिखाई देता है। बट क्षार सूत्र बहुत ही इफेक्टिव है इसके लिए। जी, तो इससे आपको लगता है कि पूरी तरह से ये समस्या दूर हो जाती है? पूरी तरह से दूर हो जाती है। नमस्कार दर्शकों, healthfortnight.com के एक और नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आयुर्वेद में मौजूद, बहुत प्राचीन समय से मौजूद सर्जरी के बारे में, शल्य चिकित्सा जिसको कहा जाता है। और शल्य चिकित्सा के जरिए बहुत सारी बीमारियों का सफल इलाज आयुर्वेद में होता आया है, लेकिन इसके बारे में कम जागरूकता होने की वजह से बहुत कम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में सर्जरी जैसी व्यवस्थाएं भी हैं। शल्य चिकित्सा के बारे में और जानने के लिए आज हम मौजूद हैं राधा रमन आयुर्वेद कॉलेज के शल्य रोग विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक डॉक्टर अंकित कुमार नेमा के साथ। तो डॉक्टर अंकित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में जो शल्य चिकित्सा है ये कितनी पुरानी है और इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जैसे आपको पता है शल्य चिकित्सा जो आयुर्वेद है वो बहुत ही प्राचीन शास्त्र है। आचार्य धन्वंतरी जो कि लगभग आज से 2350 ईसा पूर्व भगवान धन्वंतरी ने शल्य चिकित्सा का ज्ञान आचार्य सुश्रुत को दिया था जी, जो लगभग फिर उनके बाद 1500 ईसा पूर्व माना जाता है उनका काल। तब से ज्ञान उत्तरोत्तर गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू हमारे तक पहुंच रहा है जी। और मेनली शल्य की बात करें तो आयुर्वेद के बाद शल्य में आयुर्वेद की 8 शाखाएं बताई गई हैं, जिसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट शाखा है शल्य। शल्य में 8 प्रकार के प्रोसीजर बताए आचार्य सुश्रुत ने। मेनली जैसे बताया गया तच्च अष्टविध कर्मम तद्दा छेद्यम वेद्यम लेख्यम ऐश्यम आहारम विश्राम सिव्यमिति। ओके, ये संस्कृत का एक कोटेशन आचार्य सुश्रुत संहिता में मेंशन है जी। तो इसमें 8 जैसे सर्जिकल प्रोसीजर बताए गए हैं जो मेनली सर्जिकल प्रोसीजर हैं जी, जो आज भी मॉडर्न जो सर्जिकल प्रोसीजर हैं आप उनको अगर कंक्लूड करेंगे तो वो 8 में कहीं न समाहित कहीं हो जाएंगे लगभग। इसके अलावा पैरासर्जिकल प्रोसीजर बताया आचार्य सुश्रुत ने, जैसे क्षार, अग्नि, जलौका, मेनली 3 पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स बताए जी। तो क्षार, अग्नि और जलौका ये जो 3 प्रोसीजर हैं पैरासर्जिकल, तो ये प्रोसीजर किस बीमारी को ठीक करने में काम आते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। क्षार जो होता है एक मेडिकेटेड औषधि होता है जो विभिन्न प्लांटों से कलेक्ट करके उनको सुखाकर फिर उसको जलाया जाता है, फिर उसको मतलब भस्म टाइप की है। भस्म टाइप को उसको फिर फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद उसको कढ़ाई में पकाते हैं कंटिन्यूसली और उसके थ्रू फिर उसमें और भी मेडिकेशंस इंक्लूड करते हैं। फिर एक मेडिसिन बनती है लास्ट में जो एक बोल सकते अवलेह फॉर्म में, जो आयुर्वेद में अवलेह होता है, च्यवनप्राश होता है, उस फॉर्म में होता है। तो उसको क्षार मेंशन बताया गया है। इससे वेरियस डिजीज जैसे एनोरेक्टल डिजीज में हम बात करें तो अर्श मेनली पाइल्स मासेस हैं, हेमरॉइड्स हैं और भगंदर है। फिशुला ट्रैक होता है। फिशुला ट्रैक एक लैटिन के रास्ते से अलग ओपनिंग बन जाती है जिसमें से बहुत सारे पेशेंट्स को मवाद आता है, ब्लड आता है, कभी कभी फीकल मटेरियल भी दूसरे रास्ते से आने लगता है। एक नए पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो स्किन को लैट्रिन के रास्ते में अंदर एनल कैनाल में जोड़ता है जी। और पाइलोनेडल साइनस है, स्किन डिसीजेज हैं। बात करें अगर हम जलौका की बात करें तो वेरिकोज वेन होता है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग जो वर्कर होते हैं या फिर रिक्शा चालक होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले को भी शामिल कर सकते हैं, मतलब जिनके भी जॉब ऐसे हैं जिनमें उनके लंबे समय तक खड़े रहने की जरूरत होती है, उनमें वेरिकोज वेन हो जाते हैं। पैर की वेन्स होती हैं प्रोमिनेंट हो जाती हैं, उनके लिए हम जलौका यूज़ करते हैं यहाँ राधा रमन आयुर्वेद कॉलेज में। और साथ में जैसे रक्त मोक्षण की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने रक्त मोक्षण को पूरे चिकित्सा का आधा बताया है। मतलब आप इम्पोर्टेंस इसके इससे समझ सकते हैं 50% डिजीज होती हैं वो रक्त मोक्षण से ठीक हो जाती हैं। तो इसमें सिरावेद की वेरियस
टाइप्स बताए गए हैं, जिसमें एक जलौ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। इसमें लीच होता है, जनरली हम जॉफ बोलते हैं जिसको। हाँ। उसको लोकल एरिया में जहाँ पर भी कोई भी इन्फेक्शन है या फिर स्किन डिसीजेज है या फिर जैसे गांठ हो रहा है, मतलब जो अफेक्टेड जगह है, अफेक्टेड एरिया पर उसको अप्लाई करते हैं जी। वो स्किन डिसीज वहाँ पर सक करता है लीच, और वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, और ये बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है। तो हम फिस्टुला की अगर बात करें, जैसे आपने बताया था, तो भगंदर और फिस्टुला जो आप बात कर रहे थे, तो इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा आयुर्वेद किस तरह का मार्गदर्शन करता है और किस तरह की थेरेपी अवेलेबल है जिससे कि वो बीमारी पर हम विजय पा सकते हैं? देखिए, फिस्टुला जो है तो भगंदर एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ है, और इसका जो है प्रिवलेंस रेट बहुत ही हायर है जी। और इसका एक जो लैटिन के रास्ते से अलग इसमें एक रास्ता बन जाता है। शुरुआती तौर में यहाँ पर सिर्फ पेन की कंप्लेन होती है, फिर फोड़ा लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, बाद में बार बार फूटता है और बंद हो जाता है, जिसमें से पस, मवाद, खून आने लगता है, और बहुत अगर पेशेंट इग्नोर करता है तो फीकल मटेरियल भी लेटर स्टेज में आने लगता है। इसमें आयुर्वेद इसमें 5 टाइप बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने। इसमें सतपोना, कुष्ठगिरी, प्रेशावी, संभुकावत और उन्मार्गी अकॉर्डिंग टू कॉजेज बताया है इनको, और इनके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट बताया है। बट हम मेनली क्षार सूत्र का इसमें यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी क्षार बनाने का प्रोसीजर बताया था जी। उसी क्षार बनने के बाद हम एक मेडिकेटेड थ्रेड बनाते हैं उसी क्षार के थ्रू, जिसमें उस थ्रेड पर 11 कोटिंग्स होती है स्नोही और की होती है, फिर 7 कोटिंग जो होती है स्नोही प्लस क्षार की होती है, और 3 कोटिंग जो स्नोही और हरिद्रा की होती है। इस थ्रेड को सुखाने के बाद हम यूज़ करते हैं, और इसको जो फिस्टुला होता है उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, उससे हम प्रोब के थ्रू इंसर्ट करते हैं और इंटरनल ओपनिंग और बाहर लाइगेट कर देते हैं। इस थ्रेड को हर 7 डेज में चेंज करते हैं जी। और इसका हम रिकरेंस रेट बोलें तो बहुत ही लो है, बिल्कुल ना के बराबर है जी। अगर हम मॉडर्न सर्जरी करें तो, जैसे मैं ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज से मैंने पीजी किया हुआ है, तो हम लोग वहाँ पर सर्जरी भी करते थे, फिस्टुलेक्टोमी करते थे और फिस्टुलोटोमी भी करते थे, बट इसका रिकरेंस होता है मेनली पेशेंट दोबारा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मॉडर्न थेरेपी जो यूज़ कर रहे हैं जिसमें बार बार लोगों को सर्जरी के लिए जाना पड़ता है, एक बार का कोई परमानेंट सोल्यूशन आपको इसमें नहीं दिखाई देता है, बट क्षार सूत्र बहुत ही इफेक्टिव है इसके लिए। जी। तो इससे आपको लगता है कि पूरी तरह से ये समस्या दूर हो जाती है? पूरी तरह से दूर हो जाती है। तो रिकरेंस लेवल इसका मतलब आपने अगर अनुभव किया हो तो कितने समय बाद उम्मीद करते हैं कि फिर से आने की संभावना रहती है या ये परमानेंटली ठीक हो जाता है? देखिए, मैंने ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज से पीजी किया हुआ है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेशेंट आते थे, लगभग 100 ओपीडी 150 ओपीडी फिस्टुला का होता था, और मैंने अभी तक को 3 साल में कोई भी पेशेंट दोबारा आते हुए नहीं देखा कि जो क्षार सूत्र करा के गया हो वापस वो आया हो कि मेरे को रिकरेंस हुआ है। जी। तो ओवरऑल कितना टाइम लेते हैं इसको? आप जो बता रहे हैं कि हर 7 दिन में उसको रिपीट किया जाता है इस थेरेपी को, तो कितने समय के बाद इसको हम ये कह सकते हैं कि क्योर हो जाता है? देखिए, जो फिस्टुला का ट्रैक होता है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी में ट्रैक छोटा होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसी पर जितना एनल कैनाल है, एनल कैनाल के डिस्टेंस पर जिसको ज़्यादा होगा उसका ट्रैक लंबा होगा, जिसका पास में उसका ट्रैक छोटा होगा। जी। तो हम एक एवरेज मानकर चलते हैं कि लगभग 1/2 to 1 सेंटीमीटर पर वीक ये कटिंग करता है, और कटिंग के बाद इसमें हीलिंग भी क्षार ही करता है। तो लगभग आप ऐसा मान लीजिए 7 दिन में 1/2 सेंटीमीटर to 1 सेंटीमीटर, बाकी जितना उसका लेंथ होगा फिर उसके अकॉर्डिंग उसको उतना टाइम लगता है। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर, बट रिकरेंस रेट इसमें बहुत लो। जी। तो ये जो आप बीमारी बता रहे हैं फिस्टुला की, भगंदर की या पाइल्स वगैरह जो बता रहे हैं, तो इनके होने का कारण क्या पाते हैं आप? देखिए, इनका मेन कारण है कॉन्स्टिपेशन। आजकल जैसे हरी भरी लाइफ है, सभी लोग फास्ट फूड यूज़ करते हैं, तो मेन कॉज है हम जहाँ पर जाएँ तो कॉन्स्टिपेशन। बाकी जो प्रोलॉन्ग स्टैंड सिटिंग करते हैं, कंटिन्यूस ऑफिस में बैठे रहते हैं, घंटों बैठे हुए हैं, या फिर जो ड्राइवर होते हैं, ऑटो चालक होते हैं, ट्रक चालक होते हैं, उनका भी कंटिन्यू बैठने का काम होता है। तो इसलिए हम अधिकतर पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि आप अपना पेट साफ पर ध्यान रखिए, और जो ड्राइवर्स होते हैं उनको भी हम यही सलाह देते हैं कि आप थोड़ा 1 घंटे गाड़ी चलाया तो थोड़ा कहीं पर आप रुक जाइए, रेस्ट कर लीजिए, खड़े हो लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए।
तो कॉन्स्टिपेशन मेन रीज़न हम बोल सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो अगर कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल कर लिया जाए तो ये बीमारी ना होने की संभावना है। आयुर्वेद में बताया गया है कि जो मूल है सारी बीमारियों का, शरीर में जितनी भी बीमारियां हो रही हैं उनका मूल जो होता है पेट से होता है। अगर आपका पेट क्लियर है, जठराग्नि मेन कॉज होती है। अगर आपकी जठराग्नि के सही है तो फिर आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। जी जी। तो छोटा सा हम आपसे चलते चलते वेरिकोज वेन के बारे में भी जानना चाहेंगे कि वेरिकोज वेन में किस तरह से ये चिकित्सा उपयोगी है, और इसके डिटेल इंटरव्यू एक हम आपसे अलग से करेंगे, लेकिन एक दर्शकों की जानकारी के लिए कि वेरिकोज वेन भी इसके जरिए ठीक हो सकती हैं, थोड़ा आप दर्शकों को इस बारे में जानकारी दें। जैसे मैंने भी आपको बताया था, श्रवविद्य को आचार्य सुश्रुत ने अर्ध चिकित्सा बताया है। तो वेरिकोज वेन होता क्या है, जनरली जो पेशेंट लंबे समय तक खड़े रहते हैं उनका सर्कुलेशन हैम्पर होता है और फिर पैर में उनके कम्प्लीटली सिराएं जो होती हैं प्रोमिनेंट हो जाती हैं, वेन्स जो होती हैं प्रोमिनेंट, मतलब जो ब्लड वापस जाना चाहिए वो शायद ऊपर नहीं जाता है, वो वहीं जाकर रुकना शुरू हो जाता है, जाकर रुकना चालू हो जाता है। तो वेन्स सारे पैर की प्रोमिनेंट हो जाती हैं। लेटर स्टेज में क्या होता है कि जो हमारी सेल्स होती हैं, बॉडी सेल्स होती हैं, उनको ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है, तो सेल डेड होने लगती हैं। तो बहुत लेटर स्टेज में पैर में उनमें घाव भी बनने लगते हैं, जिनको वेरिकोज अल्सर बताया गया है जी। तो जो हमारे जलौका होते हैं हम इसको यूज़ करते हैं तो वो लोकल सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। जब लोकल सर्कुलेशन बढ़ता है तो जैसे बाईपास होता है, हमारे रास्ते से बाईपास होता है, शहर के बाहर से बाईपास बन जाते हैं और भी सड़कें बन जाती हैं। तो जब सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है तो नई वेंस तैयार हो जाती है, जिससे ब्लड को रास्ता मिल जाता है ऊपर जाने के लिए, ऐसे बिल्कुल भी ठीक हो जाता है। और जो घाव होता है उसका भी कॉन्सेप्ट है, ये मॉडर्न जो सर्जिकल बुक्स हैं उनमें भी ये कॉन्सेप्ट बताया गया है कि कोई कहीं भी घाव है और डेड सेल्स हैं, वहाँ पर अगर ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो आपको घाव बहुत ही जल्दी हील होगा। और जो लीच लगाते हैं वो लोकल सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है और ब्लड को वापस खींचती है। लोकल सर्कुलेशन इंक्रीज होगा जिससे ये घाव जल्दी बढ़ जाते हैं। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा होगा कि सर्जरी को लेकर के हम सोचते हैं कि केवल ये मॉडर्न पैथी में ही मौजूद है, लेकिन सर्जरी आयुर्वेद में बहुत लंबे समय से विद्यमान है, बल्कि हज़ारों साल से विद्यमान है, और इसके जरिए बहुत सारे रोगों का इलाज संभव है। हम एक एक करके अलग अलग जो रोग हैं उनके बारे में डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे, ताकि आपको विस्तृत जानकारी हम दे सकें कि आयुर्वेद में सर्जरी के जरिए किन किन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।